दिया तुम्हें कैसी तलवार चाहिए? आकाश ने बाजार की ओर जाते हुए दिया से पूछा। वह इस बार मुख्य रूप से केवल दिया के लिए तलवार खरीदने बाजार जा रहा था। दिया पिछले 1 महीने से बर्फीली तलवार तकनीक का अभ्यास कर रही थी और इस युद्ध कला में महारत हासिल करने के लिए उसे एक तलवार की जरूरत थी। वैसे इसके लिए पहले दिया का चक्रमय मंडल में प्रवेश करना जरूरी था, लेकिन आकाश चाहता था कि दिया पहले तलवारबाजी सीख ले ताकि चक्रमय मंडल में प्रवेश करने के बाद वह तलवार का इस्तेमाल आसानी से कर सके। वैसे भी तलवार एक ऐसा हथियार था जिसका प्रयोग लगभग सभी योद्धा करते थे। मालिक, मुझे तलवारों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पसंद की कोई तलवार देख लें जिसका उपयोग करना मेरे लिए आसान हो, दिया ने धीमी आवाज़ में कहा। आकाश को दिया का कहना सही लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वे दोनों मिश्रा परिवार के बाजार में पहुंच गए। भीड़ की दृष्टि इस समय उन पर ही थी। जल्द ही आकाश इसका कारण समझ गया। असल में भीड़ उन दोनों को नहीं, सिर्फ दिया को देख रही थी। उसकी सुंदरता ने उन सबको आकर्षित कर लिया था। वे सभी आकर से ईर्ष्या करने लगे थे। आकर इस समय कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने दिया का हाथ पकड़ा और पास ही की एक दुकान में चला गया। आकर, आप यहाँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जैसे ही आकाश ने दुकान में प्रवेश किया तो उसी की उम्र का एक लड़का भागते हुए उसके सामने आया और उससे वहाँ पर आने का कारण पूछने लगा। तुम मुझे जानती हो? आकाश ने उस लड़के से पूछा। बिल्कुल, मैं भला आपको कैसे नहीं जानूंगा। आपके और अभिजीत के मुकाबले को देखने के लिए तो मैंने आज दुकान से आधे दिन की छुट्टी भी ली थी। आप सच में बहुत ताकतवर हैं। अभिजीत आपके सामने कुछ भी नहीं है, उस लड़के ने आकाश की प्रशंसा करते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, समय ने मेरा साथ दिया, वरना शायद अभिजीत की जगह मैं होता। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी तलवार है? मुझे एक तलवार खरीदनी है। आकाश ने ज़्यादा देरी न करते हुए अपने वहाँ पर आने का कारण बताया। आकाश, क्या आप ये तलवार खुद के लिए खरीद रहे हैं? उस लड़के ने उससे खोकर पूछा। नहीं, मैं अपने लिए तलवार नहीं खरीद रहा, बल्कि ये तलवार तो मेरी दिया के लिए है, आकाश ने जवाब दिया। आकाश का जवाब सुनकर दिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आकाश ने अभी उसे मेरे दिया कहा है। मेरे पास कुछ तलवार हैं जो शायद आपको पसंद आए, कृपया मेरे साथ चलें। वो लड़के ने पहले दिया की ओर देखा, फिर आकाश से कहा। दिया को देखने के बाद उसने अपनी नज़रें उस पर से तुरंत हटा ली। उसे डर था कि कहीं आकाश उसकी इस हरकत से गुस्सा ना हो जाए। वह लड़का आकाश और दिया को लेकर एक दूसरे कमरे में आया और उनके सामने कुछ तलवार रख दी। बीच बीच में वह अभी भी दिया की ओर ही देख रहा था। आकाश के पास लक्ष्य की आदत थी, इसलिए एक झलक में ही वे पहचान गया था कि वहाँ मौजूद तलवारों की गुणवत्ता कैसी थी। थोड़ी देर में ही उसे एक तलवार पसंद आ गई। ये तलवार आकार में बहुत छोटी थी और चमकदार थी, पर सिर्फ इस कारण से आकाश ने इसको नहीं चुना था। इस तलवार को चुनने का सबसे बड़ा कारण था उक्कू। ये एक प्रकार का लोहा था जिससे बनाने हथियार बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे। इसके अलावा ये लोहा उक्कू बहुत ज़्यादा दुर्लभ भी था। किसी भी खदान से उक्कू का निकलना लगभग नामुमकिन था। उक्कू लोहे का सबसे शुद्ध रूप था। 10 ग्राम उक्कू की कीमत 1000 चांदी के सिक्कों से भी ज़्यादा थी। जो लोग हथियार बनाते थे, यानी हथियार शिल्पकार, उनके अनुसार 10 ग्राम उक्कू को 60 से 70 ग्राम सामान लोहे में बदला जा सकता था। अपने सामने इतनी दुर्लभ धातु को देख आकाश के हृदय की गति एकदम से तेज हो गई। आकाश, आपके सामने रखी ये तलवार बाकी सभी तलवारों से थोड़ी महंगी है, क्योंकि ये बहुत चमकदार है। इसके निर्माण में लोहे के साथ दूसरी धातुओं का भी इस्तेमाल हुआ है। इस कारण यह बाकी तलवारों की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। उस लड़के ने तलवार की विशेषता बताते हुए कहा। लोहे के साथ दूसरी धातुओं का इस्तेमाल। उस लड़के की बात सुनकर आकाश मन ही मन में हंसने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुकान में उसे उक्कू मिल जाएगा और दुकान का मालिक भी उसे एक सामान्य धातु समझ लेगा। उक्कू और दूसरी धातु जैसे अल्मोनियम और स्टील देखने में एक जैसे जरूर थे, और दोनों के बीच का अंतर काफ़ी बड़ा था। एक उक्कू से बनी तलवार 500 एल्युमिनियम और स्टील की तलवारों को नष्ट कर सकती थी। अगर कोई योद्धा उक्कू से बनी तलवार का इस्तेमाल अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ करता तो उसे हराना और भी मुश्किल हो जाता। आकर का नसीब बहुत अच्छा था, उसे यह दुर्लभ धातु बहुत आसानी से मिल गई थी। वैसे इसमें दुकान के मालिक की कोई गलती नहीं थी। उक्कू के बारे में बहुत ही कम हथियार शिल्पकारों को पता था। इस तलवार की क्या कीमत है? आकाश ने अपने मन को शांत करते हुए लड़के से पूछा। 200 चांदी के सिक्के। आकाश, क्योंकि आप मिश्रा परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। यह तलवार वास्तव में स्टील की तलवार से थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए आप मुझे 180 चांदी के सिक्के दे दीजिए। और लड़के ने कहा। दिया, तुम्हें ये तलवार कैसी लगी? क्या ये तुम्हें पसंद है? आकाश ने दिया से पूछा। मालिक, की तलवार बहुत ज़्यादा महंगी है, क्या आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं? दिया को तलवार पसंद जरूर आई थी, पर वह आकाश की आर्थिक स्थिति में जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि आकाश उसके लिए ऐसे पैसे बर्बाद करे।
दिया की बात सुनकर आकाश हंसने लगा। दिया के अनुसार एक सामान्य तलवार के लिए 180 चांदी के सिक्के बहुत ज़्यादा थे, पर उसे यह नहीं पता था कि यह तलवार उक्कू से बनी है। अगर पता होता तो वह आकाश को यह तलवार खरीदने से मना नहीं करती। ठीक है, मैं ये तलवार खरीदना चाहता हूँ, पर मेरे पास अभी इतना चांदी के सिक्के नहीं हैं। क्यों ना तुम अभी ये तलवार दे दो, मैं बाद में अपनी माँ से कहकर तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। आकाश ने उस लड़के से पूछा। जी ज़रूर, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़के ने भी तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया। आकाश मिश्रा परिवार के एल्डर रेवती का बेटा था, यदि उस लड़के को बिल्कुल भी डर नहीं था कि आकाश अपनी माँ बात से पलट जाएगा। यह तुम्हारी पहली तलवार है, तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो भी योद्धा तलवारबाजी से सीखता है उनके लिए उनकी तलवार सबसे ज़रूरी होती है। आकाश ने उक्कू से बनी यह तलवार दिया को देते हुए कहा। जी मालिक, दिया ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसे वह तलवार बहुत पसंद आई थी, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए यह था कि यह तलवार उसको आकाश ने खरीद कर दी है। आकाश से संबंधित हर वस्तु उसके लिए बहुत कीमती थी। तलवार खरीदने के बाद आकाश ने बाजार से दिया के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। वह अपने घर में प्रवेश करने वाला ही था, तभी उसका ध्यान एक परछाई पर गया। यह परछाई उसका पीछा पूरे दिन से कर रही थी। मिश्रा बाजार के बाजार, उस तलवार वाली दुकान और उसके घर तक, सब जगह वह परछाई उसके साथ थी। जैसे ही आकाश ने उस परछाई की ओर देखा तो वह परछाई गायब हो गई। क्या हुआ मालिक? आकाश को एक ही जगह खड़ा देख दिया ने पूछा। कुछ नहीं, आकाश ने बात बदलते हुए कहा। वह नहीं चाहता था कि दिया बेवजह परेशान हो। उस परछाई ने अपने आप को अच्छे से छुपा रखा था, लेकिन फिर भी आकाश ने उसे पहचान लिया था। वह व्यक्ति आहूजा परिवार से था जो उस पर नज़र रख रहा था। आकाश नहीं चाहता था कि वह परछाई सचेत हो, इसलिए उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने उस परछाई को अभी तक नहीं देखा। उसने दिया का हाथ पकड़ा और अपने घर के अंदर चला गया। ठीक इसी समय मिश्रा परिवार के एक कमरे में परिवार के सभी एल्डर की एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें परिवार के कुल प्रमुख वर्धन सिंह और वरिष्ठ अमर सिंह भी मौजूद थे। इस सभा में अमन भी मौजूद था, जो बार बार रेवती की ओर गुस्से से देख रहा था। मुझे अच्छा लगा कि तुम सभी इस सभा में आई। आज का हमारा मुद्दा आकाश और अभिजीत का मुकाबला। तुम सभी ने देखा कि आकाश ने अभिजीत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अभिजीत हमारे परिवार का भविष्य था, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है। कुल प्रमुख बलवंत सिंह ने निष्पक्ष होते हुए पूछा। वर्धन सिंह की बात सुनकर सभी एल्डर वरिष्ठ अमर सिंह की ओर देखने लगे। वे सभी जानना चाहते थे कि इस बारे में अमर सिंह का क्या विचार है। अगर अमर सिंह इस बारे में कुछ भी नहीं कहते तो वे सब आकाश पर आसानी से आरोप लगा सकते हैं। सभी की नज़रें अपने ऊपर देख अमर सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि हमें आकाश को सजा देनी चाहिए। वह इतनी छोटी उम्र में इतनी निर्दयी, पता नहीं आगे जाकर वह क्या बन जाएगा। वरिष्ठ, आप सच में न्याय की मूर्ति हैं। आपने सही फैसला लिया। मैं भी आपके फैसले से सहमत हूँ। आशुतोष ने अमर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा। वह बीच बीच में सोमदत्त की ओर भी देख रहा था। अब यह कह पाना मुश्किल था कि उसके सोमदत्त की ओर देखने का कारण क्या था। आकाश या शर्त में हारे हुए चांदी के सिक्के। आशुतोष ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, आज आकाश ने मिश्रा परिवार के नियमों का उल्लंघन किया है। उसने अपने ही परिवार के लोगों को हानि पहुंचाई है। अगर हमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वह फिर से ऐसी गलती करेगा। क्या पता कल वह आप में से किसी के बेटे को घायल कर दे। हमें उसे ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी हमारे मिश्रा परिवार के लोगों पर हमला करने की हिम्मत ना करे। आशुतोष की बात सुनकर सभी एल्डर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आशुतोष बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आकाश अभिजीत पर लगातार हमला नहीं करता तो अभिजीत उसे जख्मी कर देता, और अगर अभिजीत अखाड़े में ही हार मान लेता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। पर उसे हार मानना स्वीकार नहीं था। उसे लगा कि वह जीत सकता है, और इस कारण वह आकाश से मार खाता रहा। सोमदत्त ने आकाश का पक्ष लेते हुए कहा, सोमदत्त, तुम्हारे हिसाब से अगर दो योद्धा लड़ रहे हैं तो जब तक पहला योद्धा दूसरे को मार नहीं देता तब तक उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। यानी वह चाहे तो दूसरे योद्धा को कुछ भी कर सकता है, बस वह जिंदा रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सारे शिष्य आपस में एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाएंगे। अमन ने गुस्सा होते हुए कहा, जब भी किसी योद्धा की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है। रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को संतुलित करती है। उसके बिना किसी भी व्यक्ति का चलना फिरना, उठना बैठना बहुत मुश्किल होता है। तभी के विपरीत इस समय रेवती बिल्कुल शांत थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। सोमदत्त उम्मीद कर रहा था कि रेवती अपने बेटे आकाश का पक्ष ले, पर रेवती बिल्कुल चुप थी। क्या तुम लोग और भी कुछ कहना चाहते हो? सभी की बात सुनने के बाद वर्धन सिंह ने पूछा। कुल प्रमुख, हमें लगता है कि आकाश को सजा मिलनी चाहिए। हम अमन की बात से सहमत हैं। कुछ एल्डर ने अमन का पक्ष लेते हुए कहा। ये लोग बिल्कुल निष्पक्ष थे और हालात को समझते हुए फैसला कर रहे थे, पर यह कहना भी बिल्कुल झूठ था कि ये सब अपना फ़ायदा नहीं देख रहे थे। आपका चाहे कितना ही करीबी क्यों
ना हो, वह बिना फ़ायदे की आपका साथ नहीं देगा। जो इंसान की प्रकृति थी जिसे कोई भी नहीं बदल सकता था, उनके लिए अभिजीत उनके परिवार का हिस्सा था, लेकिन आकर्ष नहीं, चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो। ठीक है, तो हम मत वोट द्वारा इस मामले का परिणाम देखेंगे। वर्धन सिंह ने कहा। कुल प्रमुख। अचानक रेवती ने अपना मौन व्रत तोड़ते हुए वर्धन सिंह से कहा। सभी गौर से रेवती की ओर देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर से चुप रह रेवती अचानक से बोलेगी। रेवती, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? वर्धन सिंह ने थोड़ा नाखुश होते हुए रेवती से पूछा। उन्हें रेवती का ऐसा बीच में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप सभी को ये बात तो पता होगी, यह आकर्ष एक महीने पहले बहुत कमज़ोर था, पर फिर इस एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि वह एकदम से इतना शक्तिशाली हो गया? तुम में से बहुत लोग यही सोच रहे होंगे, ये आकर्ष को ज़रूर कुछ कीमती सामान मिला है, जिसके बल पर वह इतना बदल गया है। वैसे सच कहूँ तो तुम सब लोगों का सोचना सही है, आकर्ष को सच में कुछ कीमती सामान मिला है। रेवती ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा। रेवती की बात सुनकर आशुतोष और अमन भी चुप हो गए। वे दोनों भी ये जानना को उत्सुक थे कि आकर्ष को ऐसा क्या मिला है जिसके कारण उसमें यह प्रतिबंधन आया है। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल एनजे स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों बाद में। बाय।